गांव में जब सुंदरी माधो के साथ ब्याह कर आई तो देखने वालों के मुंह से निकल पड़ा था, अरे यह तो मिट्टी को सोना मिल गया। वैसे सुंदरी कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, थोड़ी सलोनी सूरत और सेहतमंद काया, बस इतनी सी थी उसकी खूबसूरती की जमापूंजी। मगर माधो जैसे दुबले पतले अधेड़ के सामने तो वह सचमुच किसी परी जैसी ही लगती थी। धीरे धीरे सबने सुंदरी की सीरत भी देखी और उसकी सीरत सूरत से भी 4 कदम आगे निकली। अपनी मेहनत से उसने गृहस्थी को ऐसी रोशनी दी कि गांव के लोग अपनी अपनी पत्नियों के सामने उसकी मिसाल देने लगे। माधो की बिरादरी के कई नौजवान इस कोशिश में थे कि माधो जैसे व्यक्ति के जीवन से निकलकर सुंदरी उनके जीवन में आ जाए। अन्य बिरादरियों में भी ऐसे प्रशंसक थे। वे सुंदरी से शादी तो नहीं कर सकते थे, अलबत्ता उसे साथी बनाने के लिए सैकड़ों रुपए खर्च करने को तैयार थे। कुछ समय बाद सुंदरी एक बेटे प्रकाश की मां बनी, लेकिन उसकी सेहत और शरीर पर मातृत्व का कोई खास प्रभाव नहीं दिखा। गांव के उत्सुक लोगों में अभी भी उसे पाने की चाह बनी हुई थी। तभी एक दुखद घटना घटी। माधो एक दिन काम की तलाश में पास के कस्बे गया और सड़क पार करते समय एक बस की चपेट में आ गया। बस के भारी पहियों ने उसे कुचल दिया था। माधो के अंतिम संस्कार के दौरान गांव के कई लोग सुंदरी की सहानुभूति और निकटता पाने की होड़ सी लगी थी। वह चाहती तो पति की 13वीं को भव्य बना सकती थी। गांव के कई लोग सुंदरी की स्थिति को देखकर मदद के लिए तैयार थे, लेकिन उसने पति के प्रति सम्मान मानते हुए सब कुछ बहुत सादगी और संयम से किया। सुंदरी की मुश्किल विधवा जीवन को देखते हुए गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे फिर से घर बसाने की सलाह दी, मगर उसने किसी की बात न सुनी और कहा, मेरे पति चले गए तो क्या हुआ, वे मुझे मेरे बेटे प्रकाश का सहारा तो दे ही गए हैं। उसे पालने पोसने के बहाने ही मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। वक्त का परिंदा फिर अपनी रफ्तार से उड़ चला। सुंदरी का बेटा प्रकाश अब गांव के प्राइमरी स्कूल में जाने लगा था और सुंदरी अपने बेटे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और खुद को अनुचित नजरों से बचा रही थी। उन्हीं दिनों उस क्षेत्र में परिवार नियोजन का अभियान चला। नसबंदी कैंप लगाए गए और लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकारी तौर पर ऑपरेशन कराने वाले को 1 एकड़ खेती योग्य भूमि देने की घोषणा की गई। 1 एकड़ जमीन मिलने की बात सुंदरी तक भी पहुंची। उसे यह अपने बेटे प्रकाश का भविष्य संवारने का सुनहरा अवसर लगा। ज्यादा पूछताछ करने का कोई ठिकाना नहीं था, और किससे करती? जो भी उससे बात करता अजीब तरह से पेश आने लगता। इसलिए तय दिन वह हिम्मत करके कैंप में पहुंच गई। सुंदरी की सादगी और भोलापन देखकर कैंप के अधिकारी मुस्कुराए। कैंप इंचार्ज ने कहा, एक विधवा से देश की आबादी कैसे बढ़ सकती है? आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। कैंप इंचार्ज का सीधा जवाब सुनकर प्रकाश के भविष्य के लिए सुंदरी के देखे सारे सपने टूट गए। उसके पैर उठ नहीं रहे थे और वह वहीं मायूस होकर बैठ गई। तभी एक अधेड़ व्यक्ति कैंप इंचार्ज के पास आया और बोला, साहब, मेरे लोग मेरा ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों? कहते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ। आपका नाम क्या है? किस गांव से हैं? साहब, मेरा नाम किशन है। मैं पास के नयापुर गांव का हूँ। कैंप इंचार्ज ने फोन पर पूछताछ की, फिर किशन से पूछा, क्या यह सच है कि आपकी पत्नी पिछले महीने गुजर गई है? जी हाँ, साहब। तो फिर आपको ऑपरेशन की क्या आवश्यकता है? हमें मूर्ख समझते हो? जाओ यहाँ से। किशन सिर झुकाए बाहर चला गया। सुंदरी भी उसके पीछे पीछे निकली। उसके पास जाकर सुंदरी ने धीरे से पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। सोचा था अगर 1 एकड़ जमीन मिल जाए तो उसकी जिंदगी कुछ संवर जाएगी। मेरा भी एक बेटा है। मुझे भी मना कर दिया गया।
सुनिए, आप एक नई चादर ले आइए। किशन ने एक पल उसे देखा, फिर वहीं रुकने को कहकर वह पास के कस्बे की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह एक नई चादर, थोड़ा सिंदूर, हरी चूड़ियां और बिछिया लेकर वापस आया। कुछ देर बाद वे दोनों कैंप इंचार्ज के सामने खड़े थे। किशन ने कहा, साहब, हम दोनों ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। अधिकारी ने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है कि कुछ घंटे पहले ही मैंने आपसे कुछ कहा था। साहब, अब किशन जी ने मुझ पर नई चादर डाल दी है, सुंदरी ने थोड़ी शर्माते हुए कहा। नई चादर? कैंप इंचार्ज ने अनिश्चितता से पास बैठी स्थानीय प्रतिनिधि रीना जी की ओर देखा। जी साहब, इस क्षेत्र में किसी विधवा या परित्यक्ता महिला से विवाह करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से उस पर नई चादर डाली जाती है। इसे धरौना या घर बिठाना भी कहते हैं, रीना जी ने समझाया। ओह! कैंप इंचार्ज ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, इस व्यक्ति किशन को ले जाओ। अब यह पात्र है, इसका ऑपरेशन करवा दो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? सुंदरी। तुम कल फिर आना। कल तुम्हारा ऑपरेशन आधुनिक विधि से हो जाएगा। लेकिन साहब, मुझे भी 1 एकड़ जमीन मिलेगी ना? हाँ हाँ, अवश्य मिलेगी। हम तुम्हारे लिए तीसरी चादर ओढ़ने की कोई संभावना नहीं छोड़ेंगे। सुंदरी नमस्ते कहकर खुशी खुशी कैंप से बाहर निकल गई तो रीना जी ने कहा, साहब, आपने एक सामान्य महिला के लिए नियम ही बदल दिया। रीना जी, यह मामला नियमों का नहीं, बल्कि आबादी नियंत्रण का है। ऐसी महिलाएं अगर नई चादरें ओढ़कर आबादी बढ़ाती रहीं, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं आज ही ऐसी और महिलाओं का पता लगाने का निर्देश देता हूँ। उन्होंने तुरंत अपने सहकर्मियों को फोन पर निर्देश देना शुरू कर दिया। अगले दिन सुंदरी कैंप पहुंची। वहां मौजूद कुछ अन्य महिलाओं के साथ उसका भी ऑपरेशन आधुनिक विधि से हो गया। कैंप की एम्बुलेंस में बैठते समय उसे किशन मिला और बोला, सुंदरी, मेरे घर चलो। तुम्हें कुछ दिन देखभाल की जरूरत होगी। मेरी देखभाल के लिए प्रकाश है ना? मेरा भी तो कर्तव्य बनता है। अब तो हम सरकारी तौर पर पति पत्नी हैं। सरकारी कागज तो दफ्तरों में पड़े रहते हैं। अगर तुम्हारा यही तरीका रहा तो तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। नुकसान तो आपका भी होगा। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने की बात तो तभी होती है जब पकड़ा गया हो। सुंदरी का जवाब सुनकर किशन थोड़ा असहज हो गया। कुछ साल बीत गए। प्रकाश सुंदरी का बेटा गांव के प्राइमरी स्कूल से पास होकर पास के कस्बे में पढ़ने जाने लगा। एक दिन उसके साथ उसका सहपाठी अनिल उसके घर आया। अनिल के मैले कपड़े और बिखरे बाल देखकर सुंदरी ने पूछा, अनिल, तुम्हारी माँ क्या करती है? मेरी माँ नहीं है, अनिल ने उदासी से बताया। तभी तो। खैर, अब तुम बड़े हो गए हो, नहाना धोना खुद कर सकते हो। अनिल सुंदरी को देखता रहा। जवाब प्रकाश ने दिया, माँ, घर का सारा काम अनिल ही करता है। इसके पिताजी शराब पीते हैं। अच्छा, शराब पीते हैं? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? किशन। कौन से गांव के हो? नयापुर। सुंदरी के दिल को चोट लगी। उसने प्रकाश के साथ अनिल को भी नहलाया, उसके कपड़े धोए, प्यार से खाना खिलाया और घर जाते समय दोनों के लिए खाना पैक करते हुए कहा, अनिल बेटा, प्रकाश के साथ आते जाते रहना। हाँ माँ, मैं भी यही कहता हूँ, प्रकाश ने कहा। मेरे पिताजी नहीं है, तो मैं इसके घर आता जाता हूँ ना। अच्छा, इसके पिताजी तुम्हें कैसे लगते हैं? जब शराब नहीं पीते तब। मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। अगली बार उनसे मेरा नाम लेकर कहना कि शराब छोड़ दें। इसी तरह प्रकाश और अनिल के माध्यम से दोनों परिवारों के बीच एक रिश्ता बनने लगा।
पहले खाने पीने की चीजें आने जाने लगी, फिर कपड़े और रोजमर्रा की अन्य वस्तुएं भी। फिर एक दिन किशन स्वयं सुंदरी के घर पहुंच गया। तुम यहाँ कैसे? सुंदरी उसे अचानक देखकर हैरान रह गई। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारा संदेश मिलने के बाद से मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। तो इससे तो अनिल का भविष्य संवरेगा। मैं अपना भविष्य संवारने आया हूँ। मैंने तुम्हें भुलाने के लिए ही शराब पीना शुरू किया था। तुम्हें पाने के लिए ही शराब छोड़ी है, सुंदरी, कहकर किशन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? प्रकाश आ जाएगा। वह शाम से पहले नहीं आएगा। आज मैं तुम्हारा जवाब लेकर ही जाऊंगा, सुंदरी। बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें समझाना मुश्किल होगा। बच्चे समझदार हैं। मैंने उन्हें सब बता दिया है। तुम बहुत होशियार हो, कमजोर नस पकड़ते हो। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, किशन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सुंदरी की आंखें धीरे से बंद हो गईं। उस दिन के बाद किशन अक्सर अनिल को लेने के बहाने सुंदरी के घर आने लगा। प्रकाश की जिद पर सुंदरी भी अनिल के घर जाने लगी। जब दोनों रात में भी एक दूसरे के घर रुकने लगे, तो दोनों गांवों के लोग समझ गए कि किशन ने सुंदरी पर नई चादर डाल दी है। अनिल, प्रकाश और किशन बहुत खुश थे। सुंदरी भी कम खुश नहीं थी, पर कभी कभी उसे आश्चर्य होता था कि वह अपने पहले पति माधो को भूलकर किशन के साथ इतना सहज कैसे हो गई। गांव नयापुर में सुंदरी और किशन को एक साथ रहते हुए कुछ साल बीत गए थे। शुरुआत में लोगों ने कानाफूसी की थी। नई चादर वाली शादी को किसी ने लालच का नाम दिया था, तो किसी ने मजबूरी का। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सुंदरी और किशन ने मिलकर अपनी छोटी सी गृहस्थी को संभाल लिया है। किशन ने वाकई शराब छोड़ दी थी। सुंदरी की बातों और अपने बेटे अनिल की आंखों में अपने लिए सम्मान देखकर उसने तय कर लिया था कि वह उस दलदल में वापस नहीं जाएगा। अब वह सवेरे उठकर खेतों पर जाता, सुंदरी के साथ मिलकर उस 1 एकड़ जमीन पर जीजान लगाता जो उन्हें परिवार नियोजन कैंप से मिली थी। उस जमीन से जो उपज होती, वह उनके लिए एक बड़ा सहारा बन गई थी। सुंदरी भी अब किशन के साथ पहले से ज्यादा सहज और खुश रहने लगी थी। शुरुआत में मन में जो अटपटापन या कैसे हो गया यह सब वाला भाव था, वह धीरे धीरे कम हो गया था। उसने देखा था कि किशन सिर्फ जमीन के लालच में नहीं आया था, उसे एक साथी की जरूरत थी, एक ऐसे घर की तलाश थी जहां सुकून मिले, और सबसे बढ़कर उसे अपने बेटे अनिल के लिए एक माँ का प्यार और सुंदरी जैसा सहारा चाहिए था। किशन सुंदरी का बहुत आदर करता था और प्रकाश सुंदरी के बेटे को भी उतना ही प्यार देता था जितना अनिल को। प्रकाश और अनिल सच्चे भाई बन गए थे। वे एक ही स्कूल में साथ जाते, शाम को साथ खेलते और रात को एक ही बिस्तर पर सोते थे। अनिल ने जब सुंदरी को माँ कहा था पहली बार, तो सुंदरी की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रकाश भी किशन को पिताजी कहने लगा था, जिसे सुनकर किशन का सीना गर्व से फूल जाता था। उनकी गृहस्थी में अब वह कमी महसूस नहीं होती थी जो पहले दोनों के अकेले जीवन में थी। सुंदरी की मेहनत और किशन के सहयोग से घर की हालत सुधरने लगी थी। वे मिलकर बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते, घर के काम निपटाते और आने जाने वाले का सम्मान करते। एक बार गांव में किसी बात पर झगड़ा हुआ और कुछ लोगों ने किशन को उसकी पुरानी आदतों या नई चादर वाली शादी पर ताना मारा। किशन को गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, सुंदरी आगे आई और बड़े शांत स्वर में बोली, हम अपनी मेहनत से खाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। किसी को हमारी गृहस्थी पर उंगली उठाने का हक नहीं। सुंदरी का यह रूप देखकर किशन और बच्चे दोनों हैरान रह गए। गांव वाले भी चुप हो गए।
क्योंकि उन्होंने सुंदरी की बात में सच्चाई देखी थी। किशन ने बाद में सुंदरी से कहा, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया आज। सुंदरी ने मुस्कुराकर कहा, हमारा सिर एक साथ ऊंचा होता है। जब आप गलत थे तो मैंने रोका। अब जब आप सही रास्ते पर हैं, तो आपका साथ देना मेरा फर्ज है। उनकी कहानी गांव नयापुर के लिए एक मिसाल बन गई थी, एक ऐसी मिसाल जो बताती थी कि परिस्थितियां भले ही मुश्किल हों और रिश्ते की शुरुआत भले ही अजीब हो, लेकिन प्यार, सम्मान और साथ मिलकर चलने की चाहत किसी भी बंधन को मजबूत बना सकती है। सुंदरी और किशन ने दिखा दिया था कि असली गृहस्थी सरकारी कागज या पुरानी रस्मों से नहीं, बल्कि दिल के रिश्ते और एक दूसरे के प्रति समर्पण से बनती है। और उनके दो बेटे, प्रकाश और अनिल, उस रिश्ते की सबसे प्यारी निशानी थे। वक्त की धारा बहती रही और गांव नयापुर में सुंदरी और किशन की गृहस्थी और भी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। प्रकाश और अनिल अब छोटे बच्चे नहीं थे, बल्कि जवान होते लड़के थे जो कस्बे के कॉलेज में पढ़ने जाते थे। दोनों में सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार था। उन्हें कभी यह एहसास नहीं कराया गया था कि उनके पिता अलग अलग हैं, और उन्होंने भी सुंदरी और किशन को ही अपने माता पिता के रूप में जाना और पूजा था। किशन ने शराब को कभी मुड़कर नहीं देखा था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव में सम्मान पाता था। वह 1 एकड़ जमीन जो कभी एक सौदे का हिस्सा थी, अब उनके जीवन का आधार थी। सुंदरी और किशन उस जमीन पर अनाज और सब्जियां उगाते और उससे होने वाली कमाई का ज्यादातर हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होता। कस्बे जाकर पढ़ने का खर्च कम नहीं था, लेकिन सुंदरी और किशन ने ठान रखा था कि उनके बेटे पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, ताकि उन्हें वह जीवन न जीना पड़े जो उन्होंने जिया था। सुंदरी और किशन का रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत हुआ था। वह शुरुआती अचंभा की यह सब कैसे हो गया, अब गहरे विश्वास और प्रेम में बदल गया था। उन्होंने जीवन की मुश्किलों का सामना कंधे से कंधा मिलाकर किया था। गांव वाले जो कभी कानाफूसी करते थे, अब उनकी मिसाल देते थे, एक ऐसे जोड़े की मिसाल जिसने परिस्थितियों को हराया और एक परिवार बनाया। एक शाम जब प्रकाश और अनिल घर आए, तो सुंदरी और किशन उनके भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। प्रकाश कहता है कि वह शहर जाकर और पढ़ना चाहता है। सुंदरी ने थोड़ी चिंता से कहा, खर्च बहुत आएगा। किशन ने सुंदरी का हाथ थामा। खर्च आएगा तो हम दोनों मिलकर कमाएंगे। हमारी जमीन है, मैं और मेहनत करूंगा। बच्चों के सपनों के आगे पैसा क्या चीज है। अनिल भी कहता है कि वह भी भाई के साथ ही जाएगा। सुंदरी की आवाज में थोड़ा गर्व था। जाएंगे, दोनों जाएंगे, किशन ने दृढ़ता से कहा। हमने उनके लिए ही तो यह सब किया है। हमारी नई चादर का सबसे बड़ा फल यही है कि हमारे बच्चे बेहतर जिंदगी जी सकें। प्रकाश और अनिल ने दरवाजे के पास खड़े होकर अपने माता पिता की बातें सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके माता पिता ने उनके लिए कितना संघर्ष किया है। कैसे दो अलग अलग राहों पर चल रहे लोगों ने सिर्फ उनके भविष्य के लिए एक नई राह बनाई, भले ही उसकी शुरुआत कैसी भी रही हो। रात के खाने के बाद प्रकाश किशन के पास आया और बोला, पिताजी, आप चिंता मत करें। हम दोनों भाई खूब पढ़ेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। हम जानते हैं कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। अनिल भी पास आ गया और बोला, हाँ माँ, हाँ पिताजी। आपने हमें एक परिवार दिया है, इससे बड़ा कुछ नहीं। सुंदरी और किशन ने अपने बेटों को गले लगा लिया। उस पल उन्हें लगा कि उनकी असामान्य शादी और उनके संघर्ष का हर पल सार्थक हो गया था। उनके बेटे, जो कभी अलग अलग परिवारों का हिस्सा थे, अब एक मजबूत धागे में बंधे हुए थे।
और वह धागा सुंदरी और किशन के प्यार और त्याग से बुना गया था। गांव नयापुर में उनकी कहानी पीढ़ियों तक शायद इसी तरह सुनाई जाती रहेगी, उस औरत की कहानी जिसने अपने बेटे के भविष्य के लिए हिम्मत की, और उस आदमी की कहानी जिसने प्यार और साथ के लिए अपनी बुरी आदत छोड़ी, और कैसे उन दोनों ने मिलकर एक ऐसे परिवार की नींव रखी जिसकी सबसे बड़ी दौलत उनका अपनापन था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।